अस्सलाम वालेकुम D19 बेटा, क्या हाल आप लोगों का। आज हम लोगों का हिस्टोलॉजी का लेक्चर जो कि ईद की छुट्टियों की वजह से लास्ट वीक का था, अब हम लोग इसमें ईद के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा चल रहा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने कंडक्टिंग डिवीजन ख़त्म कर ली थी। उसके बाद हम लोग जो डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर तक एंड किया था। इस वाले लेक्चर में बेसिकली आप लोगों ने जो डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक थे जो कि आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और वो एंड होगा एट एल्वेलाई। तो बेसिकली हम लोग डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो नेक्स्ट कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तो लास्ट में डिस्कस किया था। तो इसके बाद अब हम लोग जो हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के साथ साथ उसमें एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स, एल्वुलाई और बेसिक टॉपिक जो आज का है वो एल्वुलाई है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें कि इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स बेसिकली बेटा सेल्स जो कि एल्वुलाई को लाइन करते हैं। एल्वुलाई को जो सेल्स लाइन करते हैं उनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। वो कितने टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है, वो आप लोग देखोगे। इसके साथ साथ सर्फेक्टेंट एक इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट है, उसका क्या फंक्शन है, फ्रॉम वेयर इट्स सिक्रेटेड और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ब्लड एयर बैरियर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड एयर बैरियर, एंड द नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में बेटा सबसे पहले हमारे पास था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बेटा जो थी वो आगे फर्दर जो है वो टर्मिनेट होंगी इनटू द इलोंगेट एयरवेज, जिसको हम लोगों ने एल्वुलर डक्ट्स का नाम दिया है। ठीक है, तो एल्वुलर डक्ट्स बेसिकली क्या है, इलोंगेट एयरवेज है, कॉन्टिन्यूएशन है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की। और ये जो इलोंगेट एयरवेज हैं इन पे जो वॉल्स है यानी कि वॉल्स ऑफ एल्वुलर डक्ट्स वो लाइन होती है बाय एल्वुलाई से। ओके, इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर जो है वो एल्वुलाई डायरेक्टली ओपन होती है। ठीक है, सो एल्वुलाई जो होते हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं इनटू द एल्वुलर डक्ट्स। तो एल्वुलर डक्ट्स की वॉल्स जो होंगी वो किससे लाइन होंगी, बाय एल्वुलाई से। ठीक है, तो अगर हम वैसे बात करें बोथ एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई देमसेल्व्स जो होंगे उनको कौन से सेल्स लाइन करेंगे, एक्सट्रीमली थिन स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं उसको लाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया की अगर हम बात करें तो लैमिना प्रोप्रिया में हमारे पास एक तो स्ट्रैंड और स्मूथ मसल्स मिलेंगे जो कि सराउंड कर रहे होंगे हर एल्वुलाई की ओपनिंग को, और ये एल्वुलर ओपनिंग को सराउंड कर रहे होंगे। और लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में आप लोगों को ये स्मूथ मसल सेल्स जो कि सराउंड कर रहे हैं एल्वुलर ओपनिंग को, ये आप लोगों को एक नॉब लाइक प्रोजेक्शंस के तौर पर मिलेंगे और ये बल्ज कर रहे होंगे इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलर डक्ट्स। अभी डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो लैमिना प्रोप्रिया में हमारे पास स्मूथ मसल्स के स्ट्रैंड्स होंगे जो कि ल्यूमेन ऑफ एल्वुलर डक्ट्स में एज नॉब लाइक प्रोजेक्शंस के तौर पर बल्ज करेंगे। इसके साथ साथ लैमिना प्रोप्रिया में हमारे पास इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स भी होंगे जो कि बेसिकली फॉर द सपोर्ट ऑफ डक्ट और उसके एल्वुलाई। ठीक है, सो एल्वुलर डक्ट जो होती है हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टिन्यूएशन है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की, इलोंगेट एयरवेज है, इसकी वॉल्स जो होती हैं वो लाइन होती हैं बाय एल्वुलाई से जो कि डायरेक्टली ओपन हो रहे थे इनटू दी एल्वुलर डक्ट्स। अब एल्वुलर डक्ट्स होंगी वो टर्मिनेट कहाँ होगी, फर्दर एल्वुलर डक्ट्स होंगी वो टर्मिनेट होंगी इन पल्मोनरी एट्रिया। और पल्मोनरी एट्रिया जो हैं और एल्वुलर डक्ट्स ये दोनों कॉमन चैम्बर्स हैं जो कि एल्वुलर सैक्स फर्दर बनाते हैं। ठीक है, सो ये टर्मिनेट हो रहे हैं पल्मोनरी एट्रिया में which are the common chambers which give rise to alveolar sacs। और दो या दो से ज़्यादा alveolar sacs होंगे वो हर एट्रियम में से अराइज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम देखें, दिस वन इज दी, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे। कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होती है ये इसकी वॉल है
तो इसकी वॉल जो है वो आप लोगों को इंटरप्टेड नजर आ रही है, बीच में आप लोगों को गैप्स नजर आ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की वॉल्स जो होगी वो इंटरप्टेड होगी, और ये इंटरप्शन क्यों होंगे? ड्यू टू दी ओपनिंग्स ऑफ एल्वुलाई, क्योंकि इनकी वॉल्स में एल्वुलाई ओपन होते हैं। तो ये एल्वुलर, ये सारे के सारे एल्वुलाई हैं बेसिकली, ठीक है, ये एल्वुलाई हैं। हर एल्वुलाई एक दूसरे के साथ अटैच है थ्रू इंटर एल्वुलर सेप्टम। ये सारे के सारे एल्वुलाई हैं। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर एल्वुलाई जो है वो ओपन हो रहे हैं, तो इस वजह से इनकी वॉल्स जो है वो इंटरप्टेड है। और ये जो ओपन हो रहे होते हैं एल्वुलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, इनको हम एल्वुलर आउट पॉकेटिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसकी एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल होती है हमारे पास। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हम लोगों ने कहा है कि फर्दर कंटिन्यू होता है इनटू द इलोंगेट एयरवे। ये इलोंगेट एयरवे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है? एल्वुलर डक्ट का नाम, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल continue into the elongate airway which is known as alveolar duct। और alveolar duct की जो वॉल है, दिस वन इज द वॉल ऑफ द alveolar duct, दोनों साइड पे हम लोगों ने कहा था वो लाइन होती है बाय एल्वुलाई से। और एल्वुलाई, ये सारे एल्वुलाई हैं, ये एल्वुलाई जो होते हैं इसके अंदर ओपन हो रही है। अगर आप लोग देखो, ये ओपनिंग हो रही है एल्वुलाई की, दोनों साइड से एल्वुलाई जो है वो इसके अंदर ओपन हो रहे हैं। और इनके ओपनिंग्स में हमारे पास एक नॉब लाइक प्रोजेक्शन है। ये नॉब लाइक प्रोजेक्शन आप लोगों को नजर आ रही है। और ये नॉब लाइक प्रोजेक्शन बेसिकली जो हमने बात की थी वो किस वजह से है? स्मूथ मसल्स के बंडल्स हैं जो कि एल्वुलर ओपनिंग्स के जो एल्वुलाई की जो ओपनिंग होती है उसको सराउंड कर रहे होते हैं। तो ये सब स्मूथ मसल्स के बंडल्स लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में आप लोगों को एक नॉब लाइक प्रोजेक्शन के तौर पर नजर आते हैं, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल which will further continue into the alveolar ducts. Alveolar ducts are lined by alveoli which are directly open into the alveolar ducts, and इनकी जो openings होती हैं वो उसमें नॉब लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि बल्ज कर होती हैं इनटू द एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है। ये एल्वुलर डक्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो होगी, हम लोगों ने बात की थी एल्वुलर डक्ट जो होगा वो जो होगा वो एल्वुलर सैक्स give rise to alveolar sacs, ठीक है। अब alveolar sacs क्या है? alveolar sacs बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ alveoli, यानी कि कलेक्शन है alveoli की, एक से ज्यादा alveoli है, मोर देन 3 4 5, इनका क्लस्टर्स बेसिकली जो है alveoli का, उसको हम alveolar sacs का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो द क्लस्टर ऑफ alveoli जो कि सराउंड करते हैं और ओपन होते हैं इनटू द alveolar ducts, बेसिकली clusters of alveoli that surround and open into the alveolar ducts, इनको हम alveolar sacs का नाम देते हैं। अब each alveolar sacs क्या है? consist of collection of alveoli opening into a central slightly larger chamber। ये larger chamber बेसिकली अभी मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। तो बेसिकली जो alveolar sacs होते हैं, alveoli होते हैं और एट्रिया, ये सारे जो हैं इनके बाहर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स का, यानी इनके लामिना प्रोपिया में। तो इस जगह पर इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स का क्या काम है, जिसका हमने पीछे भी पढ़ा, एल्वुलर डक्ट्स, फिर उसके बाद एल्वुलर सैक्स, पल्मोनरी एट्रिया, और उसके बाद एल्वुलाई, इन सब के जो लामिना प्रोपिया है उसके अंदर हमारे पास इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। तो बेसिकली इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है कि एल्वुलाई जब एक्सपैंड करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप लोग इनहेल करते हो एयर को, तो एल्वुलाई एक्सपैंड करेंगे, तो इलास्टिक फाइबर्स का रोल उसके एक्सपेंशन में है। और आफ्टर जब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब एक्सहेल करते हो एयर को, तो एल्वुलाई जो है वो वापस अपने पोजीशन में आते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ एल्वुलाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड पैसिव रिकॉइल अपॉन एक्सपायरेशन, बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ये इलास्टिक फाइबर्स की वजह से एल्वुलाई का जो होता है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें, तो रेटिकुलर फाइबर्स जो होती है ना वो इनका सपोर्टिव रोल है कि ये ओवर डिस्टेंशन जो होती है इन स्ट्रक्चर्स की उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ डैमेज टू द डेलिकेट रेस्पिरेटरी टिश्यू, डेलिकेट रेस्पिरेटरी टिश्यू के डैमेज को रोकते हैं, और ओवर डिस्टेंशन जो होगी एल्वुलाई की और एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर डक्ट्स जो है उसको प्रिवेंट करेंगे। सो इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स जो होती हैं इनके लामिना प्रोपिया में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की थी कि एल्वुलर डक्ट्स तक जो है वो स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद नो स्मूथ मसल सेल इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ पल्मोनरी एट्रिया एंड एल्वुलर सैक्स, ठीक है। पल्मोनरी एट्रिया, एल्वुलर सैक्स, एल्वुलाई में अब आगे आप लोगों को कोई स्मूथ मसल नहीं मिलेंगे, जबकि एल्वुलर डक्ट्स, पल्मोनरी एट्रिया, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलाई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। इन सब के जो होंगे आर सप्लाइड बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इन सब जगहों पे जो होंगे वो रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से होंगे, क्योंकि बेसिकली
ये सारी जगह हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होनी है। और गैस एक्सचेंज कहाँ पे होती है? बिटवीन एयर एंड ब्लड। बेसिकली एयर जो होगी इन सारी स्ट्रक्चर्स में होगी, और ब्लड जो होगा वो कैपिलरीज में होगा। तो इन सारी जगहों पर जहाँ पर गैस एक्सचेंज होना है, यानी कि एल्वुलर डक्ट्स, पल्मोनरी एट्रिया, एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई, वो रिचली सप्लाइड होंगे बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है। अब ये डायग्राम जो है ये बेसिकली एक लंग की डायग्राम है। लंग के अंदर जो जो स्ट्रक्चर है बेटा, लंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों के पास लंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ब्रोंकाई की डिवीजन की थी। एक तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई थे और एक इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई थे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई वो थे जो कि मेन ब्रोंकाई थे, जो कि अराइज हो रहे थे फ्रॉम द ट्रेकिया आउटसाइड द लंग, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन लंग्स, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई कह रहे हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द लंग अराइज हो रहे थे। इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई फर्दर अराइज हुए थे फ्रॉम द एक्सटर्नल पल्मोनरी ब्रोंकाई, जिनको हम लोगों ने सेकेंडरी ब्रोंकाई का भी नाम दिया था। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिफरेंशिएट हुए थे इनटू द टर्शियरी, और टर्शियरी की फर्दर डिवीजन हुई थी डाइकोटोमस मैनर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डाइकोटोमस मैनर में डिवीजन होते होते जब जो ब्रोंकाई का डायमीटर था वो तकरीबन 1 मिलीमीटर तक रह गया था, तो उस वक्त हमने उसको नाम दिया था ब्रोंकियोल का। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लंग के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस होगा। ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस हमारे पास सेकेंडरी से लेकर फर्दर जितनी भी डिवीजन होगी, वो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इनका डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर। ठीक है, कि साइज के ऊपर इनके स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। ये सारा स्ट्रक्चर आप लोग पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस का। नेक्स्ट डिवीजन जो होगी वो ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल में से एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अगर आप लोग वॉल देखो, इसमें म्यूकोजल फोल्ड्स है, क्योंकि स्मूथ मसल सेल्स होते हैं इसके बाहर होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। ये को टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिखाया हुआ है। इसके अलावा टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होता है, ब्रांच करता है और गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टू और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। दिस इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड दिस वन इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। और इसके अलावा बीच में जो है वो सारे एल्वुलाई हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का अगर आप लोग देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर गिव राइज टू एल्वुलर डक्ट्स। दीस आर द एल्वुलर डक्ट्स जो कि elongate एयरवेज है, जिनके अंदर एल्वुलाई जो है वो ओपन हो रहे हैं। नॉब लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को नजर आ रही है, स्मूथ मसल सेल्स के बंडल्स होते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी एल्वुलर सैक्स की। एल्वुलर सैक्स हम लोगों ने कहा था कलेक्शन ऑफ या क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई। तो दीज आर दी, देखिए आप लोग, ये एक से ज्यादा एल्वुलाई हैं, इनकी कलेक्शन है, एक ये और एक ये। ठीक है। ये क्लस्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई जो है, जो कि ओपन होंगे कहाँ पर? इनकी एल्वुलर डक्ट। अगर आप लोग देखो तो ये एल्वुलर डक्ट है, elongate एयर बेस है। ठीक है। और इसके नॉब लाइक प्रोजेक्शंस भी नजर आ रही है, तो इसके ल्यूमेन में जो प्रोजेक्ट हो रही है, तो इसलिए आप आसानी से इसको पहचान सकते हो, ये एल्वुलर डक्ट है। ठीक है। तो एल्वुलर सैक्स हम लोगों ने पढ़ा था क्या है? कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई, जो कि आगे फर्दर कहाँ पे ओपन हो रही होती है? एल्वुलर डक्ट्स। ठीक है। तो एल्वुलर डक्ट्स आप लोगों को नजर आ रही है, एल्वुलर सैक्स। एल्वुलर सैक्स के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो एल्वुलाई होंगे। ठीक है। इसके बाहर जो होता है, लंग के बाहर हमारे पास सिरोजा होता है, जो कि आउटर में कवरिंग होती है इसकी। सिरोजा आप लोगों को पता है, कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय मेसोथीलियम, व्हिच इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और सिरोजा को आप लोगों ने क्रॉस में इसको हम प्लोरा भी कहते हैं। ठीक है। ये तो था बेटा एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलर सैक्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हम लोगों ने आज डिटेल में पढ़ना है वो है एल्वुलाई। एल्वुलाई बेटा, पल्मोनरी एल्वुलाई जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लग शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत थिन इनकी वॉल्स होती हैं, जिसमें से गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस। ठीक है। ब्लड जो होगा यानी कैपिलरीज जो होंगे इंटर एल्वुलर सट्टा, एक एल्वुलाई दूसरे एल्वुलाई के साथ अटैच है थ्रू इंटर एल्वुलर सट्टा। तो इंटर एल्वुलर सट्टा में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होंगे जिनका अंदर ब्लड होगा। इसके अलावा एयर होगी एल्वुलाई में, और इनके दरमियान जो होगा वो गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। पल्मोनरी एल्वुलाई जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं, कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की वॉल इंटरप्टेड है, क्योंकि उसके अंदर एल्वुलाई ओपन हो रही है। इसके साथ साथ एल्वुलर डक्ट की भी हम लोगों ने बात की कि एल्वुलर डक्ट की जो वॉल है वो लाइन होती है बाय एल्वुलाई, और एल्वुलाई डायरेक्टली ओपन होते हैं इनटू द एल्वुलर डक्ट। और इसके अलावा एल्वुलर सैक्स। बेसिकली ये पल्मोनरी एल्वुलाई जो है वो ओपन होते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि पल्मोनरी एल्वुलाई कहाँ कहाँ ओपन हो रहे हैं, तो ये ओपन होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एल्वुलर डक्ट में, और इसके साथ साथ एल्वुलर सैक्स में।
अब अगर हम एक एल्वुलस की बात करें, सिंगल एल्वुलस की, तो ईच एल्वुलस डज नॉट हैव ए कंप्लीटली सेपरेट वॉल। इसके कंप्लीट सेपरेट वॉल जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ इंटर डिजिटेटिंग अरेंजमेंट एंड टाइट पैकिंग, क्योंकि एक एल्वुलाई जो है वो दूसरे एल्वुलाई के साथ उनकी इंटर डिजिटेटिंग अरेंजमेंट है, यानी उसके अंदर टाइट जंक्शन है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होती है। इस वजह से आप लोगों को इसकी कंप्लीट सेपरेट वॉल जो होगी लैटरल वॉल की क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होगी, ठीक है। एडजेसेंट एल्वुलाई जो होंगे वो सेपरेटेड होंगे फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एल्वुलर सेप्टा। दो एल्वुलाई के दरमियान में जो सेप्टा होगा उसको हम इंटर एल्वुलर सेप्टा का नाम दे रहे हैं। इस इंटर एल्वुलर सेप्टा में हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट होंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, बहुत हल्का सा नोटेटली इलास्टिक नेटिकुलर फाइबर्स होंगे, जिसका मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया कि एल्वुलाई में इसका क्या फंक्शन है ऑफ द टिश्यू। इंटर एल्वुलर सेप्टा जो होता है उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वेस्कुलराइज्ड विद रिचेस्ट कैपिलरी नेटवर्क्स इन द बॉडी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज का काम होना है, ठीक है। तो रिचेस्ट कैपिलरी नेटवर्क्स इन द बॉडी जो होगा वो इंटर एल्वुलर सेप्टा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी एल्वुलाई हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक क्लब शेप स्ट्रक्चर्स है, बहुत थिन वॉल्स हैं, इनके अंदर जो होता है वो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस होती है, और एल्वुलाई ओपन होते हैं या तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, एल्वुलर डक्ट में, या फिर एल्वुलर सैक्स में। और एल्वुलाई जो होती है उसकी सेपरेट वॉल जो होती है वो नहीं होती, और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू इंटर एल्वुलर सेप्टा, ठीक है। इंटर एल्वुलर सेप्टा के कंपोनेंट्स में आप लोगों को बताएं, और इसको डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेल्स की बात करें एल्वुलाई की, तो पल्मोनरी एल्वुलाई आर लाइन्ड बाय एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर नोन एज न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स का क्या है, एल्वुलाई के सेल्स जो हैं उनको, जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि लाइन कर रहे हैं एल्वुलाई के, उनको हम न्यूमोसाइट्स का नाम देते हैं। तो एल्वुलाई को आप दो तरह के सेल्स लाइन करते हैं, तो न्यूमोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी एल्वुलर सेल्स जो है जिनको न्यूमोसाइट्स का हम लोगों ने नाम दिया है, दो टाइप्स के हैं। एक होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। और ये दोनों सेल्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं परमानेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेटा एल्वुलाई का स्ट्रक्चर, उसके सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेल्स का फंक्शन जो है आप लोगों को अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको बेटा गौर से सुनना। एल्वुलाई, अब हम लोग एल्वुलस जो है उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है। एल्वुलाई के सेल्स जो हैं दो तरह के सेल्स लाइन कर रहे हैं, सेल्स को हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। एक होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट और एक होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट। तो दोनों सेल्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। हम वन बाय वन दोनों सेल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग देखो, ये एक इमेज दिखाएगा आप लोगों को, जैसे एक एल्वुलस है, उसके हर एल्वुलाई के बीच में, जैसे अदर एल्वुलस और इनके बीच में जो एक दूसरे के साथ सर्किट है वो इंटर एल्वुलर सेप्टा है। दिस इज इंटर एल्वुलर सेप्टा, इंटर एल्वुलर सेप्टा। और ये इंटर एल्वुलर सेप्टा में आप लोगों को बताया था क्या है, रिचेस कैपिलरी नेटवर्क्स है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स कैपिलरीज के जो ब्लड सेल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस वगैरह ये भी हम आगे देखेंगे। एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी आप लोगों को इंटर एल्वुलर सेप्टर या फिर एल्वुलाई में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो तरह की सेल्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स या फिर इसको हम एल्वुलर एल्वुलाई को लाइन कर रहे हैं तो एल्वुलर सेल्स भी कहते हैं, और टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ठीक है। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो होंगे वो एक्सट्रीमली थिन स्क्वेमस टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है। और टाइप 2 जो होंगे वो थोड़े से क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होंगे, और उनकी जो एपिक्स होती है वो टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलस जो होती है वो प्रोजेक्ट कर रही होती है, यानी एल्वुलर की जो कैविटी होती है उसके अंदर प्रोजेक्ट करती है। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के बेटा तीन नाम है, इसको हम टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 एल्वुलर सेल्स या फिर सिंपली स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर द स्क्वेमस सेल्स, ठीक है। ये एक्सट्रीमली थिन स्क्वेमस सेल्स होते हैं। आप लोगों ने जब एपिथेलियम पढ़ी थी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल में आप लोगों ने एल्वुलाई की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। हम लोगों ने इसमें एल्वुलाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करवाया था, और उसमें आप लोगों ने उसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में एल्वुलाई की पढ़ी थी। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो हैं, these are also known as type 1 alveolar cells या फिर simply squamous alveolar cells, ठीक है। extremely thin simple squamous cells होते हैं जो कि लाइन करते हैं alveoli को in the lungs, and these are the main sites for the gaseous exchange. basically squamous cells का अगर आप लोगों को फंक्शन याद हो तो squamous cells रोल प्ले करते हैं डिफरेंट एक्सट्रीमली थिन सेल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है स्क्वेमस सेल्स जो है इनका रोल है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तकरीबन जो 95% जो सरफेस एरिया एल्वोलाई का वो कवर्ड होता है बाय दीज सेल्स, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं स्क्वेमस सेल्स लाइंस नियरली 95% ऑफ द सरफेस ऑफ ईच पल्मोनरी एल्वोलर सेल्स, यानी मोस्टली जो एल्वोलाई होते हैं वो लाइन होते हैं बाय टाइप 1 न्यूमोसाइट से, यानी कि 95% जो सरफेस एरिया उसका कवर कर रहे होते हैं। टोटल थिकनेस की अगर हम बात करें टाइप 1 सेल्स की तो वो 80 नैनोमीटर है, लेकिन इसका जो सेंट्रल रीजन होता है वो बल्ज कर रहा होता है, और सेंट्रल रीजन में क्योंकि न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनाइज हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा बल्ज करता है और बाकी इसकी साइड्स जो होती हैं बहुत थिन होती हैं, ठीक है। मेरा फ्लैट न्यूक्लियस इस प्रेजेंट, आप लोगों को पता है कि स्क्वेमस सेल्स जो होता है वो एक्सट्रीमली थिन सा सेल होता है। सेंट्रल पार्ट इसका बल्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैट न्यूक्लियस, बाकी जो इससे होता है बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा ये सेल होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एडजेसेंट स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स की तो वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस। इनके दरमियान ऑक्लूडिंग जंक्शंस होंगे और इन ऑक्लूडिंग जंक्शंस की वजह से बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं सीपेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द एल्वुलर सेप्टा इनटू द एल्वुलर ल्यूमेन, यानी एल्वुलर सेप्टा के अंदर कोई जो टिश्यू फ्लूइड है उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कमिंग इनटू द एल्वुलर ल्यूमेन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन इसलिए जरूरी है और इनका ये फंक्शन है, ठीक है। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो होंगे वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं विद द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज। इंटर एल्वुलर सप्ता है इनके बीच में, हर एल्वुलस के बीच में, और उसमें कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज की एंडोथेलियल लाइनिंग और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और बेसिकली ये वहाँ पर ब्लड एयर बैरियर बनाते हैं, ठीक है। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के साथ मिलके एक ब्लड एयर बैरियर बनाते हैं और बेसिकली दिस ब्लड एयर बैरियर है जहाँ पर अक्रॉस विच गैसियस एक्सचेंज होती है वो टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। तो ब्लड एयर बैरियर का एक कंपोनेंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ब्लड एयर बैरियर के कंपोनेंट्स में एक तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, दूसरा एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज है, और आगे हम फर्दर इसके कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स का, एक तो बैरियर ऑफ मिनिमल थिकनेस प्रोवाइड करती है, बहुत बारीक सेल्स हैं तो मिनिमल थिकनेस होगी तो परमिट करेगी गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड। दूसरा टाइप 1 एल्वुलर सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होते, ये डू नॉट हैव अ रोल इन डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप 2 एल्वुलर सेल्स की या टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की, इसको हम टाइप 2 एल्वुलर सेल्स या फिर ग्रेट एल्वुलर सेल्स या फिर सेप्टल सेल्स, ये सारे एक ही नाम है, किसी भी नाम से ये सेल्स आप लोगों को आ सकते हैं, तो आप लोगों को सारे नाम पता होने चाहिए। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स है, ग्रेट एल्वुलर सेल्स या फिर सेप्टल सेल्स, ठीक है, ये सारे इनके नाम है। आप लोगों को मैंने डायग्राम में दिखाया था कि क्यूबॉइडल इन शेप की तरह के सेल्स होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को इसके अंदर या तो ग्रुप्स या फिर सिंगली पड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। इनकी जो राउंड एपेक्स होती है वो प्रोजेक्ट करती है इनटू द एल्वुलाई में अबव द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, ठीक है। और ये ओनली 5% ऑफ द एल्वुलर सरफेस को कवर कर रहे होते हैं। कहाँ पड़े हुए होते हैं, बिटवीन द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स के साथ अटैच होते हैं थ्रू ऑक्लूडिंग जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स, ठीक है। इंटरस्पर्स अमंग द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स एंड बाउंड टू देम विद ऑक्लूडिंग जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है थ्रू ऑक्लूडिंग जंक्शंस, और टाइप 2 जो है वो एल्वुलर सेल्स के साथ ऑक्लूडिंग जंक्शंस और डेस्मोसोम्स के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। अब ये सेलुलर सेल्स जो होते हैं वो स्केटरी होते हैं। अब हमने पहले इनकी टाइप टू सेलुलर सेल्स की डिफरेंट नाम पढ़े, उसके बाद इसकी शेप हमने पढ़ी कि बॉर्डर इन शेप होंगे, फ्योर इन नंबर होंगे और प्रोजेक्ट करेंगे इनटू द एल्वुलाई अबव द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, और कवर करेंगे 5% ऑफ द एरिया ऑफ द एल्वुलस। इसके अलावा टाइप 1 के साथ अटैच होंगे थ्रू एक दूसरे के साथ, और टाइप 1 के साथ अटैच होंगे थ्रू टाइप जंक्शन एंड ऑक्लूडिंग जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स, ठीक है। अब इनका फंक्शंस क्या है, तो एल्वुलर सेल्स जो होते हैं वो स्क्रीटरी होते हैं और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, contain dense staining lamellar bodies in their apical cytoplasm। Basically these lamellar bodies क्या है और इनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप 2 एल्वुलर सेल्स जो है वो स्क्रीटरी इन नेचर है, उनके एपिकल साइटोप्लाज्म में हमारे पास डेंस कंटेनिंग लैमिलर बॉडीज होती हैं। दीज लैमिलर बॉडीज जो होती हैं बेसिकली क्या है बेटा, कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास स्क्रीटरी मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की हम बात करें, उनके साइटोप्लाज्म में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि एग्जिबिट्स स्टैक्स ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेनस लैमेली, ठीक है।
किस फॉर्म में होते हैं? पैरेलल मेम्ब्रेनस लैमेली कहते हैं हम लेयर्स को, तो लैमेलिस की फॉर्म में होते हैं और इनको हम लैमिलर बॉडीज का नाम देते हैं। और ये लैमिलर बॉडीज जो होती हैं वो आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोप में या ऑर्डिनरी स्टेन्स होते हैं उसमें आप लोगों को क्लियरली नजर नहीं आती, क्योंकि इन जो मेम्ब्रेन बाउंड स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर जो स्क्रीशंस होती हैं वो बेसिकली मिक्सचर होता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। और लिपिड्स आप लोगों को पता है कि जिस सेल में भी होगा तो वो ड्यूरिंग स्टेनिंग जो होगा वॉश आउट हो जाएगा, और वॉश आउट होने की वजह से वो आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, सो these are arranged in the form of stacks of parallel membranous lamellae called lamellar bodies, which do not stain well with ordinary stains. Consequently, the cytoplasm of great alveolar cells, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में हमारे पास आप लोगों को बताया कि ये स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स मौजूद है। तो ये जब प्रॉपरली स्टेन नहीं होंगे तो इनका साइटोप्लाज्म जो होगा आप लोगों को करेक्टरिस्टिक स्पेक्युलेटेड अपीयरेंस देगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिपिड है वो डिसॉल्व आउट हो जाएगा, और डिसॉल्व आउट होने की वजह से आप लोगों को वैक्यूलेटेड अपीयरेंस मिलेगी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लैमिनर बॉडीज के अंदर हमारे पास होता क्या है? कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स, इसके साथ साथ 4 टाइप्स ऑफ यूनिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स ए बी सी एंड डी। This oily material secreted into the alveoli as pulmonary surfactant। ये जो ऑयली मटेरियल है जो कि लैमिनर बॉडीज के अंदर जो बेसिकली लैमिनर बॉडीज स्क्रीट कर रहे हैं इसको हम सर्फेक्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये सर्फेक्टेंट बेसिकली कहाँ पे स्क्रीट हो रहा है? इनटू द एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई की जो इंटरनल सरफेस होती है उस पर एक फिल्म की तरह एक थिन लेयर बना देता है इन दी इंटरनल सरफेस ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, सो आप टाइप 2 ल्यूकोसाइट जो है वो हमारे पास उनके अंदर लैमिनर बॉडीज होती हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर, उसके अंदर स्क्रीशंस होती हैं व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये ऑयली स्क्रीशंस होती हैं वो रिलीज होती हैं एज ए पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट बेसिकली लाइंस करता है इंटरनल सरफेस ऑफ द एल्वुलाई को इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने इसका फंक्शन बढ़ा के टाइप 2 ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो सर्फेक्टेंट रिलीज कर रहे हैं, और इस सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एंड व्हाट इज इट्स रोल इन द एल्वुलाई। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जैसा कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा मिक्सचर है फॉस्फोलिपिड्स का और प्रोटीन्स का, और बेसिकली ये एक्ट करता है लाइक ए डिटर्जेंट। हम लोगों ने पढ़ा कि ये टाइप 2 ल्यूकोसाइट्स जो स्क्रीट करते हैं और ये इनसाइड द एल्वुलाई एक फिल्म की फॉर्म में स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है? ये सर्व्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, एंड दिस प्रिवेंट्स द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड स्टिकिंग टुगेदर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड फैसिलिटेट एल्वुलर एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बेसिकली एल्वुलाई को ये इंटरनली लाइन कर रहा है, तो एल्वुलाई जब एक्सपेंड करेंगे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब एक्सपेंड करेंगे एक्सपायरेशन जब वो वापस अपनी प्रॉपर पोजीशन में आएंगे तो बेसिकली उसकी कोलैप्सिंग की और स्टेकिंग टुगेदर जो है उसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि ये उसको प्रिवेंट करता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है अंडर सरफेस टेंशन को। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है एल्वुलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड स्टिकिंग टुगेदर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी कि जब एयर जो होती है वो एक्सेल होती है, एल्वुलाई जो है वो वापस जो उनको कोलैप्स होने और स्टिक होने से बचाता है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एल्वुलाई के एक्सपेंशन को है उनको फैसिलिटेट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। ठीक है, अब अगर हम सर्फेक्टेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सर्फेक्टेंट लेयर प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 एल्वुलर सेल्स में हमारे पास फॉस्फोलिपिड है किस फॉर्म में? डाइपल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है। उसके अलावा हम लोगों ने 4 सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स पढ़ी थी, हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए वेरी अबंडेंट हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। सर्फेक्टेंट प्रोटीन डी की अगर हम बात करें वो इननेट इम्यून प्रोटेक्शन विद इन द लंग्स में हेल्प करती है, जबकि बी और सी जो होती हैं वो मैचुरेशन करवाती हैं इस कंपोनेंट की, फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट की। ठीक है, और उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन इन द सर्फेक्टेंट फिल्म इनसाइड द एल्वुलस। ठीक है, ये सारी सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए बी सी ये इनका डिफरेंट फंक्शन है। अब सर्फेक्टेंट लेयर टर्न्स ओवर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट लेयर जो है कॉन्स्टेंटली टर्न्स ओवर होती है, with lipoproteins gradually removed by pinocytosis in both types of alveolar cells and by macrophages। ठीक है, क्योंकि मैक्रोफेजेस और जो है और लाइपोप्रोटीन्स जो है बेसिकली वो
पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो ग्रेजुअली रिमूव हो रही होती हैं। तो सर्फेक्टेंट रेट जो होती है वो कॉन्स्टेंटली टर्न ओवर हो रही होती है। ठीक है बेटा। तो सर्फेक्टेंट हम लोगों ने पढ़ा इज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एक्ट लाइक a detergent, reduces solvent tension, prevents the collapsing of the walls of the alveoli during expiration and facilitate alveolar expansion during inspiration। ठीक है। कंपोनेंट्स में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फोर हमारे पास सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स हैं इसके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज दी टाइप 2 एल्वुलर सेल्स बेटा। इसकी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दी है। इसमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट शो की गई है। ठीक है। सर्फेक्टेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले आप लोगों को पता कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फर्दर प्रोसेसिंग होगी गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में दो तरह की चीजें बनेंगी, एक मल्टी वेसिकुलर बॉडी होगी जिसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स लेयर होंगी और इसके अलावा स्मॉल लेमिनर बॉडीज होगी। अल्टीमेटली ये दोनों ज्वाइन करके लार्ज एक स्मॉल लेमिनर बॉडीज होगी, फ्यूज होगी लार्ज के साथ, और मल्टी वेसिकुलर बॉडीज होगी वो भी एक लेमिनर बॉडीज के साथ फ्यूज होगी और इसके अंदर जो होगा वो सर्फेक्टेंट होगा। और यहाँ पर ये सरफेस पे जाके थ्रू पिनोसाइटोसिस जो होगी वो सर्फेक्टेंट रिलीज करेगी और ये सर्फेक्टेंट जो होगा एक्सक्लूड हो रहा है फ्रॉम द लेमिनर बॉडीज के साथ। ये स्प्रेड हो रहे हैं ग्रीन कलर का जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा का सारा सर्फेक्टेंट है जो कि स्प्रेड हो रहा है ओवर द बेसिकली इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एल्वुलस में। दिस इज द टाइप 1 टाइप 2 एल्वुलर सेल्स और ये यहाँ पर टाइप 1 एल्वुलर सेल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, ये इसकी फॉर्मेशन है। आप लोगों के पास अगर बुक होगी जिन पॉइडा उसमें ये पिक्चर है, उसमें आप लोगों को इसकी डिटेल भी मिलेगी। ठीक है बेटा। अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप लोग देखोगे तो फ्री सरफेस जो है टाइप 2 एल्वुलर सेल्स की, उसमें आप लोगों को स्मॉल से माइक्रोविलाई भी मिलेंगे। बेसिकली इन माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन है? ये माइक्रोविलाई जो होंगे ये फैसिलिटेट करेंगे रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सिक्रीशन। अब लोगों को बताया कि माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सो माइक्रोविलाई जो होते हैं वो जो होंगे फैसिलिटेट करेंगे रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सिक्रीशन। इसके साथ साथ ये तो हुआ एक फंक्शन टाइप 2 सेल्स का कि वो सर्फेक्टेंट रिलीज कर रहा है। सर्फेक्टेंट आपको मैंने बताया फंक्शन, उससे सिग्निफिकेंस। अब हम टाइप 2 सेल्स जो होते हैं इसका एक और फंक्शन क्या है? ये स्टेम सेल के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 1 सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि टाइप 2 सेल्स जो होंगे वो स्टेम सेल के तौर पर एक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे माइटोटिकली। ठीक है। These type 2 cells also serve as stem cell for alveolar epithelium। माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और रीजनरेट करेंगे। एक तो टाइप 2 सेल्स रीजनरेट करेंगे, इसके साथ साथ टाइप 1 एल्वुलर सेल्स भी रीजनरेट करेंगे। ठीक है। स्टेम सेल्स के तौर पर कौन से सेल्स एक्ट कर रहे हैं? टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की इंपॉर्टेंस हम देखते हैं क्यों जरूरी है ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। अब अगर हम बात करें इन ह्यूमन फीटस यानी बिफोर बर्थ जो फीटस होता है उसमें प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट जो होती है वो कौन कब स्टार्ट होती है? बिटवीन 24 एंड 28 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है। 24 और 28 वीक्स के दरमियान में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन जो होती है वो फीटस में स्टार्ट होती है। तो बाय अबाउट 38 वीक्स तक जो लंग्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो इतना सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर सकें जो कि प्रिवेंट करेगा एल्कोलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है। सो lack of adequate surfactant is a major cause of respiratory distress in premature neonates। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा 24 से 28 वीक्स तक जो है ये सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और 35 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ तक लंग्स होते हैं वो इतने मैच्योर होते हैं कि वो इनफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर सकें जो कि प्रिवेंट करेंगे एल्कोलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब अगर प्री मैच्योर बेबीज जो कि बॉर्न होते हैं बिफोर 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर सर्फेक्टेंट जो है वो अभी तक इतना लंग्स इतने मेच्योर नहीं हुए कि वो प्रॉपर सर्फेक्टेंट रिलीज करें। जिसकी वजह से क्या होगा? तो उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। लंग्स सर्फेक्टेंट जो होंगे वो एल्वुलाई को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे फ्रॉम कोलैप्सिंग से। इसकी वजह से उनके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगे। इसके अलावा बहुत चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे। ठीक है। कि अनलेस कि अगर आप उनको आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट दें, रिसीव सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी आप उनको देते हैं तो आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट मटीरियल्स देते हैं बर्थ आफ्टर बर्थ और उस वक्त तक देते हैं जब तक कि उनके लंग्स होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो जाते कि वो प्रॉपर
जो नेचुरल सर्फेक्टेंट है उसको सफिशिएंट क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट की बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि ये बेसिकली प्री मेच्योर बेबीज में सर्फेक्टेंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में जो है वो कॉज करते हैं प्री मेच्योर बेबीज, और उसकी वजह से एक सिंड्रोम कॉज करता है जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जो कि लीडिंग कॉज है डेथ की इन प्री मेच्योर बेबीज की। ठीक है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। तो लीडिंग कॉज है डेथ की इन प्री मेच्योर बेबीज इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन। इसमें होता क्या है कि टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं वो उनकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होती, और जब उनकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो उसकी वजह से वो सर्फेक्टेंट जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और डिफिकल्टी और सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जाहिर बात है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम आरडीएस भी कहते हैं, इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन प्रीमेच्योर बेबीज, और बेसिकली इट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट differentiation of type 2 alveolar cells and a resulting deficit of surfactant and difficulty in expanding the alveoli in breathing। क्योंकि सर्फेक्टेंट का फंक्शन आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सर्फेक्टेंट बेसिकली स्टेबलाइज करता है एल्वुलर डायमीटर को, फैसिलिटेट करता है देयर एक्सपेंशन एंड प्रिवेंट्स देयर कोलैप्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय मिनिमाइजिंग द कोलैप्सिंग फैक्टर फोर्सेस। ठीक है, सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप लोग इसको क्या करोगे, इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करेंगे टू प्रोवाइड बोथ कॉन्टिन्यूस विद पॉजिटिव एयर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट जब तक नहीं देंगे, जो कि सर्फेक्टेंट बेसिकली उसमें वर्क करना है, रिड्यूस करना है सरफेस टेंशन को, तो एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाना है, सो आइदर सिंथेसाइज केमिकली या फिर प्यूरिफाइड फ्रॉम द लंग्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो आरडीएस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन प्रीमेच्योर बेबीज की ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, देखो ये बेटा टाइप 1 और टाइप 2 एल्वुलर सेल्स न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ब्लड एयर बैरियर बनाते हैं, जहाँ पे बेसिक एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड, और टाइप 2 एल्वुलर सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, और सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर एल्वुलर फंक्शन के लिए, क्योंकि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और अलाउ करता है एल्वुलाई को टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, सो और इसके अलावा टाइप 2 एल्वुलर सेल्स का एक और काम क्या है कि ये स्टेम सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं और एल्वुलर एपिथेलियम, अगर कहीं एल्वुलर एपिथेलियम में इंजरी होती है तो वो स्टेम सेल माइटोटिकली डिवाइड होके एक तो टाइप 2 सेल्स देते हैं और दूसरा टाइप 1 एल्वुलर सेल्स भी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटर एल्वुलर सेप्टा। हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्वुलाई जो होंगे वो एक दूसरे के साथ सेपरेटेड होंगे बाय पार्टीशन, जिसको हम लोगों ने इंटर एल्वुलर सेप्टा का नाम दिया। ठीक है, अब हर इंटर एल्वुलर सेप्टा जो होता है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर्स होती हैं बिटवीन विच लाई द ब्लड कैपिलरीज, यानी स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर्स क्योंकि बेसिकली एक तरफ का सेप्टा, एक एल्वुलाई का सेप्टा दूसरे एल्वुलाई के सेप्टा के साथ अटैच है, और एल्वुलाई की लाइनिंग क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। सो each interalveolar septum consists of two squamous epithelial capillary cells layers between which lie blood capillaries, और इन दोनों के बीच में blood capillaries होंगी। these continuous capillaries होती हैं, इनका वाइड लुमेन होते हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्रीली एनास्टोमोस करके एक्सटेंसिव नेटवर्क यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब जो वेस्कुलर नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर्स, इसके साथ साथ मास्ट सेल्स, बॉन्ड्रिंग ल्यूकोसाइट और एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं। एल्वुलर मैक्रोफेजेस मैंने आप लोगों को बताया था इंटर एल्वुलर सेप्टा या फिर एल्वुलाई में प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा जो है वो कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, बल्कि ईच इज परफोरेटेड बाय वन और मोर पोर्स व्हिच कनेक्ट द एडजेसेंट एल्वुलाई। ठीक है, हर सेप्टा के अंदर एक या एक से ज्यादा पोर्स होंगे जो कि दूसरे एल्वुलाई को कनेक्ट करेंगे, और इनका पोर्स का डायमीटर आप लोगों को बताया हुआ है, और ये बेसिकली in the expanded lung and serve to equalize the air pressure in the pulmonary alveoli। ठीक है, ये पोर्स होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, ये इक्वलाइज करते हैं एयर प्रेशर इन द pulmonary alveoli। अब एल्वुलर पोर्स आल्सो परमिट कोलैटरल वेंटिलेशन इन केस ऑफ ब्रोंकियोल बिकम ऑक्लूडेड। ठीक है, अगर ब्रोंकियोल ऑक्लूड हो जाते हैं इसकी वजह से एयर जो है वो फर्दर आगे नहीं आ सकती, तो एल्वुलर पोर्स होंगे वो कोलैटरल वेंटिलेशन में रोल प्ले करेंगे। एल्वुलर सेप्टा, ये बेटा एल्वुलाई का डायग्राम बड़ी करके दिखाई दिए,
एक एल्वुलस है, दूसरा एल्वुलाई है। एल्वुलाई की लाइनिंग है, दीज आर द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, आप लोगों को इसके न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। दीज आर द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, इनके दरमियान में एल्वुलर सेप्टा के बीच में क्या है, कैपिलरीज हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके साथ साथ आप लोगों को एल्वुलर मैक्रोफेजेस मिलेंगे, मास्ट सेल्स के न्यूक्लाई मिल सकते हैं, बाउंड्री ल्यूकोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेट एल्वुलर सेल्स है, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं कहीं मिलेंगे आप लोगों को सिंगली और ग्रुप्स के फॉर्म में। बाकी ज्यादातर जो है ये जो फ्लैट से न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, सारे के सारे टाइप 1 एल्वुलर सेल्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस अनदर इम्पोर्टेंट सेल्स है जो कि एल्वुलाई में होते हैं, इनको हम डस्ट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। डस्ट सेल्स जो कहते हैं हम आगे देखते हैं। एल्वुलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम डस्ट सेल्स भी है। तो ये आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि डस्ट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनका दूसरा नाम क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ से ड्राइव होते हैं, फ्रॉम ब्लड मोनोसाइट से, एंड बिलोंग टू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस आप लोगों को पता है ब्लड मोनोसाइट से ड्राइव होते हैं, बिलोंग टू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विद इन द इंटरएल्वुलर सेप्टा, they can also migrate into the lumen of pulmonary alveoli, ठीक है। आप लोगों को मैंने दिखाया था एल्वुलर सेप्टा के अंदर या तो होंगे, ये एल्वुलर मैक्रोफेजेस है, या फिर माइग्रेट करके एल्वुलाई के अंदर भी आ जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। 10 सेल्स हम कह रहे हैं इनको। अच्छा, फंक्शन की अगर हम बात करें, एल्वुलर मैक्रोफेजेस का आप लोगों को फंक्शन पता है कि फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये मेंटेन करता है स्टेराइल एनवायरनमेंट विद इन लंग्स बाय engulfing the inhaled particulate matter, ठीक है। इनहेल करेगा particulate matter का जिसके अंदर डस्ट, कार्बन पार्टिकल्स, पोलन एंड बैक्टीरिया, बेसिकली फेगोसाइटोस करेगा इन सारे पार्टिकल्स को, और इसके अंदर डस्ट भी होगी, कार्बन पार्टिकल्स, पोलन एंड बैक्टीरिया। सो ये स्टेराइल एनवायरनमेंट जो होगा वो विद इन द लंग्स होगा उसको मेंटेन करेगा। लॉजिकल सेक्शंस में अगर आप लोग देखोगे, साइटोप्लाज्म जो होगा इस सेल्स का, इसमें आप लोगों को क्लियरली फेगोसाइटाइज्ड कार्बन और 10 पार्टिकल्स नजर आएंगे, और इसी वजह से हम इसको 10 सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। आप लोगों को सेल्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को जो 10 पार्टिकल्स होते हैं और कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो एक ब्लैक ब्लैक से ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नजर आते हैं। ये ज़्यादा ये ग्रैन्यूल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको डस्ट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को ये इनवर्स पार्टिकल्स जो हैं, फेगोसाइटाइज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ब्लड एयर बैरियर की अगर हम बात करें, blood air barrier includes those structure through which gases must pass during exchange between the blood and air, ठीक है। एयर और ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो रहा है वो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ब्लड एयर बैरियर है। अब ब्लड एयर बैरियर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत आप लोगों को एग्जाम में आता है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एयर बैरियर। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आप लोगों को पता है कि इसके थ्रू जो होगी वो बेसिकली गैस एक्सचेंज होगी बिटवीन ब्लड एंड एयर। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, अगर आप लोग देखो, सबसे पहले क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाए, थिन लेयर ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। आप लोगों को सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि सरफेक्टेंट कहाँ पे पड़ा होता है, कहाँ पे लाइन करते हैं, लाइंस करते हैं इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वुलाई को। जब एल्वुलाई के इंटरनल सरफेस में अगर हम ब्लड बैरियर की बात करें, एल्वुलाई के अंदर सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी, सरफेक्टेंट की लेयर आएगी, क्योंकि वो एल्वुलाई को इंटरनली लाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एयर बैरियर क्या है, थिन लेयर ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। नेक्स्ट वन टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ओके। एल्वुलाई को मोस्टली कौन से सेल्स लाइन कर रहे हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और उनकी भी स्मूथ मेम्ब्रेन जिसको वो रेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के बाहर क्या है, इंटरएल्वुलर सेप्टा जिसके अंदर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है। हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 1 और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के साथ हाईली क्लोज आते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इन दोनों के दरमियान में होना है। तो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स एंड देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली दोनों की जो होती है, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई होती है, और वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पर ही नजर आती है, ठीक है। सो द बैरियर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल thin layer of pulmonary surfactant. Next one is the type 1 pneumocytes and their basement membrane, और third one is the capillary endothelial cells and their basement membrane, ठीक है। The basement membrane of the type 1 pneumocytes and that of capillary endothelium lie in close opposition and are often fused with each other, ठीक है।
डायग्राम में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये बेटा ये टाइप सबसे पहले ये एल्वुलाई का जो लुमेन है यहाँ पर लाइन कर रहा होगा सरफेक्टेंट, ठीक है। अंदर की तरफ हम सरफेक्टेंट देखेंगे। उसके बाद एल्वुलाई को कौन से सेल्स लाइन करते हैं? टाइप 1 एल्वुलर सेल, 95% ऑफ दी टाइप 1 एल्वुलर सेल्स है स्टेमल सेल्स इनका न्यूक्लियस। उसके बाहर दिस वन विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी। और उसके बाद इंटरएल्वुलर सेक्टर में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोगों को नजर आ रही है क्लियरली फ्यूज टू बी। तो ये आप लोगों को सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पर नजर आएगी, फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स एंड द कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। इन बेसिकली इनके बीच में जो होगी वो एक्सचेंज होगी गैसेस की, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। होता क्या है? द एयर ब्लड बैरियर कंसिस्ट ऑफ एन एल्वुलर लोड करेगा फ्लूइड सरफेस टेंशन को, और ये इन्हीं एक्सचेंज में इनर लाइनिंग जो होगी एल्वुलाई की वो सरफेक्टेंट के लेयर से कवर होगी। और बेसिकली इसमें जो होता है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है और कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग एक्सचेंज, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन यूरा सीरस मेम्ब्रेन जो कि इन्वेस्ट करेगी लंग्स को एंड लाइंस द वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जो लंग्स की आउटर कवरिंग है सीरस मेम्ब्रेन, इसको हम प्लूरा कहते हैं। और इसमें बेसिकली मैंने आप लोगों को शुरू में लंग्स की डायग्राम दिखाई थी, उसमें थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और जिसके बाहर सिंपल स्ट्रीमर्स एपिथेलियम थी, जिसको हम मेसोथेलियम का नाम दिया था बेसिकली, जिसको हम हिस्टोलॉजी में सिरोजा का नाम देते हैं, विच इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके बाहर लेयर होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, विच इज नोन एज मेसोथेलियम। इस कलेक्टिवली इन दोनों को हम मेसोथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, इसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स और कुछ माइक्रोफेजेस और फ्यू फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ हमारे पास ये तो आप लोगों का चैप्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड हो गया है। इसमें हम लोगों ने जितने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें हमने पढ़ा। अब कुछ जो है क्लिनिकल्स हैं जो आप इसको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो एम5 में अगर हम लोग देखें इसमें क्या है कि क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, मोस्ट कॉमनली उनमें लोगों में होती है जो कि स्मोकर्स होते हैं, कॉमनली कास्ट बाय सिगरेट स्मोकिंग। इसमें होता क्या है? तो इसमें बेसिकली जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी डायलिटेशन और परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। परमानेंट एनलार्जमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इसकी वजह से लीडिंग लॉस ऑफ सेल्स इन द एल्वुलाई, एल्वुलाई के सेल्स लॉस हो जाते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द एयरवेज। परमानेंट डायलिटेशन और एनलार्जमेंट की वजह से एल्वुलर सेल्स जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे और उनका फंक्शन जो होगा वो इफेक्ट होगा। और ये बेसिकली इरिवर्सिबल लॉस होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन का, ठीक है। तो क्रॉनिक लंग डिजीज है, स्मोकर्स में कॉमन होती है, डायलिटेशन एंड परमानेंट एनलार्जमेंट होती है ब्रोंक्यूल्स की, और लीडिंग लॉस ऑफ सेल्स इन एल्वुलाई और अदर पार्ट्स ऑफ द एल्वुलर एयरवेज, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें निमोनिया की, निमोनिया बेसिकली एक टाइप ऑफ इंफेक्शन होता है इन द रेस्पिरेटरी रीजन्स ऑफ द लंग, और ये इन्फेक्शन जो होता है वो लोकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसको हम निमोनिया का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें निमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स क्या है बेटा? निमोथोरेक्स इज ए पार्शियली, निमो का मतलब होता है बेटा एयर, थोरक्स का होता है विद इन द कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर एयर, ठीक है। सो निमोथोरेक्स क्या इज ए पार्शियली और कंप्लीटली कोलैप्स्ड लंग caused by air trapped in the pleural cavity, not in the lungs but in the pleural cavity। जब एयर जो होगी वो प्लूरल कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाएगी तो उस वक्त हम इस कंडीशन को कहेंगे इट इज निमोथोरेक्स। टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम होती किस वजह से है? या कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी टू द चेस्ट को, और इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि आप प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो एयर है जो कि बेसिकली कंप्रेस कर रही है लंग्स को, ठीक है। प्लूराइटिस,
प्लूराइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा कंडीशन। इसको हम प्लूराइटिस या प्लूरेसी कहते हैं। इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एक्यूट वायरल इन्फेक्शन या फिर नमोनिया की वजह से, ठीक है। अब प्लूरल एफ्लुएंट जो है न्यूमोथोरक्स में था कि प्लूरल कैविटी के अंदर एयर ट्रैप रहती है। प्लूरल एफ्लुएंट में हमारे पास जो है जब फ्लूइड जो होगा वो प्लूरल कैविटी के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, तो उसको हम प्लूरल एफ्लुएंट का नाम देंगे। इसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये इन्फ्लेम्ड प्लूरा की वजह से हो सकती है, यानी प्लूराइटिस की वजह से हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये तो थे हमारा कुछ क्लिनिकल जो मैंने आप लोगों को बताया। आज का लेक्चर आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों का यहाँ पे एंड हो गया है। जो बच्चे नए आए हैं बेटा, जो आप लोगों को हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हो, जिससे भी रिलेटेड चाहिए। और जो पुराने बच्चे हैं जो बेटा आप लोगों को समझते हैं, आप नए बच्चों को आप नए बच्चों की आप लोग तरीके से हेल्प करो कि किस तरीके से उन्होंने हिस्टोलॉजी पढ़नी है और क्या। और जो आप लोगों को हम लोगों ने बताया कि क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी होती है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग नए बच्चों को बता सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जो इसमें नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो, जो आप लोगों को इसमें मुश्किल लगा है। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की जो है बाकी आगे जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम उसकी डायग्राम्स भी इंशाल्लाह उसके साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने को पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप लोगों का जो लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आई थिंक इम्यून सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।